हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने कुछ प्रमेयों को सिद्ध कराया है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने अध्याय 8 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो भी बताया है। अगर आप उसे देख लेंगे तो इस अध्याय को समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहले आप उसे जाकर देख लें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 है। यहाँ देख सकते हैं 4 अनुपात दिए हुए हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों के यहाँ अनुपात दिया हुआ है। अभी हमें ये कोण नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ अनुपात है। हमें चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो इसमें हमें एक नियम पता होना चाहिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये वाला प्रश्न बहुत आईएमपी है और इसमें जो प्रश्न नंबर 2 है, ये 2 प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वाला प्रश्न तो अधिकतर लगभग हर साल ही पूछता है ये वाला प्रश्न। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से हम 4 कोण मान लेते हैं, A, B, C, D, और चारों के यहाँ अनुपात दिया हुआ है। अभी हमको ये कोण के मान नहीं पता है, सिर्फ अनुपात पता है। तो अब हम क्या करें, जितने भी अनुपात दिया है उनको सभी को एक बार हम प्लस कर लेते हैं। इस तरह से जैसे 3 + 5 + 9 + 13। पहले सभी कोणों को हम जोड़ ले रहे हैं अनुपात को। तो यहाँ देखते हैं 13 और 9 यहाँ हो जाएगा 22, और 5 27 और 3 30, मतलब कि यहाँ पर हो रहा है 30। सभी को अनुपातों का योग यहाँ पर आ रहा है 30। और हमें पता है ये चतुर्भुज के चारों कोण हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इतना काम कर लिए, मतलब आपने आधा काम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर पहले वाले कोण A का मान निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कोण A का जो अनुपात है यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं और बटे में जो योग आया है उसको बटे में रख देंगे, यानी कि 30, और गुणा जो कोणों है चारों कोणों का योग उसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 0 से यहाँ 1 0 कट जाएगा, और 3 से यहाँ पे 36 कट जाएगा। 12 बार में 12 3 36 होता है। अब यहाँ पर 3 और ये 12 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 3 × 12 यहाँ हो जाएगा 12 3 36, मतलब कि ये वाला कोण आ रहा है 36 अंश का। ए वाले कोण का मान आ चुका है 36। अब हम इसी तरह से बी का भी निकाल लेते हैं। बी का अनुपात देखेंगे, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ रखेंगे 5, और पूरे के बटे में जो योग आया था उसको बटे में रखेंगे, यानी कि 30, और गुणा कोणों का योग यानी कि 360। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट जाएगा, 3 से यहाँ 36 12 बार में कटेगा। तो 12 और 5 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 12 पंचे यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसी तरह से हम सी का भी मान निकालेंगे। तो सी का अनुपात देखेंगे, यहाँ पर सी का अनुपात दिया है 9, तो यहाँ पर रखेंगे 9 और बटे में रखेंगे 30, और गुणा करेंगे 360 का। तो 30 से यहाँ पर 360 कट जाएगा 12 बार में, तो 9 और 12 का यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो 12 नंबर 108 हो जाएगा। यहाँ पर गलती होती है, 108 लिखते लिखते 180 लिख देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके लिखना है। और फिर हम डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का अनुपात देख सकते हैं, यहाँ पर 13 दिया है, तो ये हो जाएगा 13 के बटे में आ जाएगा 30, और गुणा 360 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 30 से 360 12 बार में कट जाएगा। 12 और 13 का यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। तो 13 और 12 का जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 156 आ जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमने चारों कोणों के मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, 36, 60, 108 और 56। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, हमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो बोल रहा है, तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। आयत का मतलब जिसके सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं वह आयत कहलाता है। तो अब हम जब भी आयत सिद्ध करना हो तो हम उसके कोणों को 90 अंश सिद्ध करेंगे। इसका हमने एक प्रमेय पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं।
इस तरह से हम यहाँ पर दिया है, हमें लिख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज। अब वहाँ नाम नहीं दिया है, हम अपने मन से नाम दे रहे हैं ABCD। उसमें विकर्ण बराबर है बोल रहा है, तो देख सकते हैं AC यहाँ पर एक विकर्ण हो जाएगा और एक BD यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा। तो हमने यहाँ नाम दे दिए AC और BD, ये दोनों विकर्ण बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ABCD है ये एक आयत है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से एक चित्र बना लेंगे। तो अब इसको हल करना सीखते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में हल करने के लिए हम इस तरह के दो त्रिभुज लेंगे जिसमें ये पूरे पूरे विकर्ण आ जाए। तो जैसे यदि AC विकर्ण लाना हो तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा ADC, जिसमें ये पूरा AC विकर्ण आ रहा है। और BD विकर्ण लेने के लिए ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें BCD ये वाला त्रिभुज आ रहा है। तो हम दो ऐसे रफ चित्र बना लेते हैं अलग से, उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हैं इस तरह से वहां पे चित्र बनेगा जिसमें AC विकर्ण आ रहा है और BD विकर्ण आ रहा है। तो इस तरह से हम दो त्रिभुज लेंगे। अब ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं कोई भी नियम से। उसके बाद हम ये वाले दोनों कोणों को बराबर करेंगे। तो हम ये वाले कोणों को नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें इनको बराबर करना है। और उसके बाद ये दोनों कोणों का हम 90 अंश भी बनाएंगे। और यदि ये दो कोण 90 अंश हो गए तो इसका मतलब कि ये एक आयत बन जाएगा। तो आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, हमने एक उदाहरण में पढ़े हैं, इसलिए हम सभी कोणों को 90 अंश बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। देख सकते हैं ADC, यहाँ का कोण हमने बीच में लिए हैं, तो उसी तरह से यहाँ का भी नाम देंगे। BCD हमने यहाँ का कोण बीच में रखे हैं। अब हमें ये दोनों कोणों को बराबर करना है, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं। हमारे पास इतने प्रकार के नियम हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर तीनों भुजा खाली हैं, हम भुजाएं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे SSS वाला नियम भी हम लगा सकते हैं। एक भुजा तो हमें पहले से ही बराबर दिया हुआ है, तो हम पहले यही भुजा ले लेते हैं जो कि विकर्ण है। और इसके बाद AD के संगत हम यहाँ पे BC ले लेंगे और DC के संगत यहाँ पे DC, ये CD दोनों सेम भुजा है। तो अब हम यहाँ पर SS भुजा लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे याद रखने के लिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं SSS, जिससे हमें याद रहेगा। सबसे पहले हम जो विकर्ण हमें पहले से बराबर दिया हुआ है, पहले हम उसी को ले ले रहे हैं। तो जैसे AC विकर्ण लेना है तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं AC, तो यहाँ पर हो जाएगा BD, यहाँ पर लिख ले रहे हैं BD। ये हमें पहले से दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं दिया है। इसके बाद हम एक और भुजा लेते हैं, S यहाँ पर लिखे, तो भुजा यहाँ पे AD भुजा अगली ले रहे हैं। यहाँ लिख लेते हैं AD के बराबर में, जैसे यदि यहाँ AD दिए तो यहाँ पे नाम हो जाएगा BC, तो यहाँ लिख ले रहे हैं BC। यहाँ पर भी ये दिया है, ऐसा लिख ले रहे हैं। अगली भुजा देख सकते हैं, यहाँ से यदि हम DC नाम दे रहे हैं, यहाँ से यदि हम DC नाम दे रहे हैं तो यहाँ से CD नाम होगा। यहाँ त्रिभुज के नाम से भी हम नाम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं DC, DC के बराबर में यहाँ हो जाएगा CD। तो ये दोनों देख सकते हैं CD DC दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। यहाँ पर उभयनिष्ठ हो गए तीनों भुजा। अब देख सकते हैं हमने यहाँ तीन भुजा वाला नियम लगाए हैं। तो SSS सर्वांग समता से इस तरह से यहाँ पर हम नियम लिख लेंगे। SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, ADC और BCD। इस तरह से ADC जो हमने शुरू में नाम लिखे थे उन्हीं को हम यहाँ पर लिखेंगे ADC सर्वांग सम त्रिभुज BCD, इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि क्या हमें बराबर करना था, तो हमें ये पहले ये वाले कोणों को बराबर करना है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः सभी जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण D और कोण C ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण D बराबर कोण C, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज में या बड़े वाले चित्र में यहाँ पर ये वाले दोनों कोण आसन्न कोण है, मतलब पास पास के कोण है। और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब हम ये वाला नियम लगाएंगे। इस तरह से समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दोनों तो आसन्न कोण है, मतलब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी कि कोण D प्लस कोण C दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो बराबर में 180 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों कोण तो बराबर भी हैं, तो दोनों में से हम किसी एक की जगह यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो कोण D को अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं, कोण C की जगह हम लिख सकते हैं कोण D, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, बराबर में रख दे रहे हैं 180। अब देख सकते हैं एक कोण D और एक कोण D ऐसा मिलकर ये हो जाएगा दो कोण D, बराबर में तो 180 ही रहेगा। यहाँ से हम दो को पक्षांतर करेंगे तो दो जाएगा इस तरफ में भाग में, तो 180 के बटे में जाएगा। 2 से 180 यहाँ पे कट जाएगा 90 बार में। इसका मतलब कोण D बराबर आ चुका है 90 अंश। और जब कोण D 90 का आ गया तो कोण C भी 90 का होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण D बराबर कोण C बराबर
90 अंश, और जब कोण डी और कोण सी 90-90 के आ गए, देख सकते हैं यहाँ पे कोण डी और कोण सी को हमने 90-90 ला लिए हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो डी 90 का है तो बी भी 90 का होगा, और सी 90 का है तो ए भी 90 का होगा। मतलब सारे कोण यहाँ पर 90-90 के हो जाएंगे। तो अतः सम्मुख कोण से मतलब सारे कोण यहाँ पर 90-90 के हो रहे हैं, इसलिए कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी सभी कोण 90-90 अंश के हो गए। और किस चतुर्भुज के सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं? तो आयत के सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि 90 अंश का कोण है, इसका मतलब कि ये आयत है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, 90-90 अंश पे जो विकर्ण है समद्विभाजित हो रहे हैं, तो हमें बताना है कि एक समचतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम दिया है, हमें लिख सकते हैं कि एक चतुर्भुज, हम उसका नाम दे रहे हैं ABCD के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं। तो देख सकते हैं ये जो विकर्ण है ये परस्पर 90-90 अंश पे समद्विभाजित हो रहे हैं। ये सब 90-90 अंश के बनेंगे चारों कोण। और ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये सारी भुजाएं हमें बराबर करना है। तो ये बाहर की कोई भी भुजा हमें नहीं लेना है, बस ये हमें याद रखना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो कोई भी 2 त्रिभुज लेकर पहले हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और यदि ये 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये वाली 2 भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। इसी तरह से हम ये 2 त्रिभुज लेंगे, इसी तरह से ये 2 त्रिभुज लेंगे, और इसी तरह से ये 2 त्रिभुज। ऐसे 4 बार करना पड़ेगा। तो हम 4 बार नहीं करके सिर्फ ये 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, और इसी प्रकार करके हम ये सारी भुजाओं को बराबर कर देंगे। तो छोटा सा सवाल बन जाएगा हमारा। आइए देखते हैं। यहाँ पर अब हम सबसे पहले ये 2 त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों त्रिभुजों के हम नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में सबसे पहले O नाम दे रहे हैं ये बिंदु का। तो ये वाले त्रिभुज का नाम दे रहे हैं AOB इस तरह से, और ये वाले त्रिभुज का नाम दे रहे हैं AOD। इस तरह से हम नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कौन सा नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इतने प्रकार के नियम हैं। तो यहाँ पर तो हम ये वाली भुजा कैंसिल कर दिए, तो SSS वाला नियम तो लगा नहीं सकते। अब हम देख सकते हैं ये भुजा खाली है हमारे पास, ये कोण है और ये भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा SAS, ये वाला नियम हम लगा सकते हैं। तो अब हम SAS नियम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले याद रखने के लिए लिख ले रहे हैं कि SAS नियम हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले एक भुजा ले रहे हैं हम AO। तो यहाँ पर हो जाएगा AO। देख सकते हैं ये त्रिभुज में AO भुजा है और ये त्रिभुज में भी AO भुजा है। यहाँ से भी देख सकते हैं AO, यहाँ से भी AO। तो दोनों भुजा यहाँ पर तो उभयनिष्ठ आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। सेम ऐसे ही अब हम अगली भुजा के बाद लेना है हमें कोण। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 90 अंश का कोण बन रहा है, इसी को हम बीच में रखेंगे, यानी कि O को बीच में रखेंगे। तो AOB इस तरह से हो जाएगा कोण AOB बराबर, यहाँ हमने O को बीच में रखे तो इस तरह में भी O को बीच में रखेंगे। तो यहाँ का नाम हो जाएगा AO और D, इस तरह से नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण AOD। यहाँ पर देख सकते हैं ये 90-90 अंश का समकोण पर समद्विभाजित हो रहे बोल रहा था, तो ये पहले से दिया है। अब एक और भुजा लेना है अब हमें लास्ट में। तो एक और भुजा, ये भुजा हो गई, फिर ये कोण हो गया, इसके बाद ये वाली भुजा लेना है। तो ये BO के बराबर में DO ऐसा भी दे सकते हैं हम। तो BO यहाँ से देख सकते हैं BO के बराबर में DO नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम दिया है, लिख ले रहे हैं। देख सकते हैं SAS भुजा कोण भुजा नियम यहाँ पे लग चुका है। तो SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, जिनके हमने नाम लिखे थे। पहला काम हमारा यही रहता है कि दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना। तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो चुके हैं। और जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो जो भुजा हमें बराबर करना था, अब ये वाली भुजा यहाँ पर बराबर हो जाएंगी, यानी कि AB बराबर AD। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AB बराबर AD। यहाँ पर हम लिख सकते हैं CPCT, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये 2 भुजा बराबर हो जाएगी। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये 2 त्रिभुज लेके ये बाहर की भुजा बराबर करना है, फिर ये 2 त्रिभुज लेके ये बाहर की भुजा। तो इतना सारा ना करके, तो ऐसे बहुत 2 पेज में चले जाएगा सवाल। तो इतना सारा ना करके हम इसी प्रकार करके लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इसी प्रकार। अब हम ये वाली 2 भुजा को बराबर कर दे रहे। AD के बराबर में CD हो जाएगा, AD बराबर CD। यहाँ पर भी CPCT। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार।
फिर अगली भुजा को बराबर करेंगे तो ये CD के बराबर में CB कर दे रहे हैं, तो CD बराबर CB, यहाँ पर भी CPCT लिख ले रहे हैं। इसी प्रकार से अब ऊपर वाली दो भुजाओं को यानी कि ये CB के बराबर में BA या BC के बराबर में BA इस तरह से लिख ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे CB नाम दिए हैं इसलिए हम यहाँ पे फिर से CB नाम दे दे रहे हैं। CB के बराबर में यहाँ AB नाम था इसलिए हम AB नाम दे दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम CPCT लिख दे रहे हैं यहाँ पर इसी प्रकार। तो देख सकते हैं यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं। तो देख सकते हैं ये AB के बराबर में AD है, AD के बराबर में CD है, CD के बराबर में CB है, CB के बराबर में AB है। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चारों भुजाएं जब आपस में बराबर हो गई इसका मतलब ये एक समचतुर्भुज बन गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा। तो ये क्वेश्चन भी इतना सा ही है, यहाँ पे पहले सर्वांग सम सिद्ध करना है और फिर चारों भुजाओं को बराबर करना है इसी प्रकार करके। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे दिया है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर भी समद्विभाजित। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हम सिर्फ दिया है में क्या लिखेंगे कि एक वर्ग है हमारे पास, ये सिर्फ दिया है। अब दो क्वेश्चन है कि विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये भी हमें सिद्ध करना है, और समकोण पर भी समद्विभाजित होते हैं, ये भी सिद्ध करना है। तो दो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इस तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक विकर्ण ABCD हमें दिया है, यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं ABCD, ऐसे क्रम से नाम देना है। ये विकर्ण हो गए हमारे AC और BD, ये विकर्ण है। विकर्ण हमें बराबर होते हैं सिद्ध करना है, मतलब AC और BD को बराबर करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और सेकंड जो क्वेश्चन है, जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो दो टाइप से क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। तो पहले नंबर डाल के हम पहले वाले सवाल को सिद्ध करने के लिए ऐसा चित्र लें जिसमें दोनों विकर्ण आ जाएं। अभी हमने इसके पहले जो प्रश्न नंबर 3 करे हैं, प्रश्न नंबर 2 जो करे हैं, सेम उसी टाइप का सवाल है प्रश्न नंबर 4 तो का जो पहला वाला। तो सबसे पहले हम ऐसे विकर्ण ले लेते हैं जिसमें AC और BD दो विकर्ण आ जाए, ऐसे त्रिभुज ले लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे इनके रफ चित्र बना ले रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने रफ चित्र बनाया, हमें ये दो विकर्णों को बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस लगा दे रहा हूँ। हम ये वाली भुजा को नहीं लेंगे, सिद्ध करना है हमें, मतलब यहाँ जब हम सिद्ध करेंगे उपपत्ति में तो ये वाले विकर्णों को नहीं लेंगे, बाकी कोई भी नियम हम लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करें, हम ये वाली भुजा ले रहे हैं जिसके संगत ये वाली भुजा होगी। उसके बाद हम ये वाला कोण ले रहे हैं और उसके बाद ये वाली भुजा ले रहे हैं। मैंने यहाँ निशान लगा दिया है, हम यही वाली भुजा और कोण लेंगे। तो देख सकते हैं भुजा, उसके बाद कोण, उसके बाद भुजा, भुजा कोण भुजा, SAS नियम यहाँ पर हम लगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे SAS, यहाँ पे ये वाला नियम लग रहा है। तो भुजा कोण और भुजा, ये वाला नियम है SAS, भुजा कोण भुजा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। इस तरह से हम ADC और BCD, ADC और BCD, इस तरह से ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। इसमें हम भुजा कोण भुजा नियम लगा रहे हैं। सबसे पहले हम भुजा ले रहे हैं AD, तो AD के बराबर में यहाँ हो जाएगी BC। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं AD के बराबर में BC, हम यहाँ लिख दे रहे हैं दिया है। अगले यहाँ पे कोण लेना है, जो कोण है D वाला 90 अंश का। तो यहाँ पे D वाले कोण का नाम लिख दे रहे हैं ADC, हो जाएगा कोण ADC बराबर, और यहाँ से ये वाला C हो जाएगा संगत, तो BCD, कोण BCD यहाँ पर भी हमने दिया है, लिख ले रहे हैं। एक और भुजा लेना है, तो अब हमने ये भुजा ले चुके, ये कोण ले चुके, अब ये वाली भुजा लेंगे। तो इसका नाम DC दे रहे हैं, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा CD। यहाँ सिर्फ देख सकते हैं DC नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CD। तो DC के बराबर में CD, देख सकते हैं DC CD दोनों जगह सेम है, तो यहाँ लिख लेंगे उभयनिष्ठ। अब इसका मतलब कि SAS यहाँ पे ये वाला नियम लग चुका है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब होता है कि सभी भुजा सभी कोण बराबर होंगे। तो जो भुजा हमको बराबर करना था यानी कि विकर्ण बराबर करना था, तो अब यहाँ पर हम अतः करके लिख सकते हैं कि अतः विकर्ण यानी कि AC और BD, AC बराबर BD, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कारण दे सकते हैं CPCT से ये दोनों विकर्ण यहाँ पे बराबर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर जो सिद्ध करना था, जो हमने यहाँ लिखे हैं कि विकर्ण बराबर होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर अब लिख ले रहे हैं।
इस तरह से कि अतः विकर्ण बराबर होते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन है सेकंड वाला, जो यहाँ पर हमने लिखे हैं कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। जो विकर्ण है यहाँ पे, ये जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कोई भी दो त्रिभुज ले लें और उनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब इसके ये वाले दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम ही होंगे, क्योंकि जो वर्ग है वर्ग के विकर्ण जो होंगे चार सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होंगे। तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये सर्वांग सम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं। ए यहाँ पर नाम दे रहे हैं ओ जो विकर्ण है, इसका मैं यहाँ पे अलग से रफ चित्र बना ले रहा हूँ। इस तरह से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं ए ओ डी सर्वांग सम, और ये वाले त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं ए ओ बी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसका मतलब इसके सभी कोण बराबर होंगे, तो ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे जिनको हमें 90 अंश सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ये वाले कोण का नाम दे रहे हैं ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर ये वाला कोण का नाम दे रहे हैं कोण ए ओ बी, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर कारण दे सकते हैं CPCT, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जब ये दो कोण बराबर हो गए, अब देखेंगे ये दोनों कोण पास पास के हैं या सीधी रेखा में बने हैं, और सीधी रेखा का कोण हमेशा दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि सरल रेखा का कोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सरल रेखा से, सरल रेखा देख रहे हैं ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, मतलब कि यही दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो कोण AOD प्लस कोण AOB, दोनों कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं 180। अब देख सकते हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों में से किसी एक की जगह चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर AOD को ऐसे ही रहने दे रहे हैं और AOB को हम यहाँ पर AOD लिख दे रहे हैं। ये दोनों में से किसी एक की जगह चेंज करना है, तो AOB की जगह में हम AOD लिख दे रहे हैं। देख सकते हैं AOB की जगह में AOD लिख दिए हैं बराबर में 180। एक कोण AOD और एक कोण AOD ऐसा मिलकर ये हो जाएगा दो कोण AOD बराबर में हो जाएगा 180। यहाँ से हम 2 को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 2 जाएगा इस तरफ में भाग में, इधर में बचेगा AOD बराबर 180 के बटे में 2 से यहाँ 180 कट जाएगा 90 बार में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण AOD ये आ चुका है 90 अंश का, और जब कोण AOD 90 अंश का है तो AOD और AOB ये दोनों कोण भी 90-90 के होंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण AOD बराबर कोण AOB बराबर 90 अंश, क्योंकि दोनों कोण 90-90 अंश के हैं, और दोनों कोण अभी हमने बराबर भी करे थे, दोनों कोण 90-90 अंश के भी आ गए। तो अब जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, देख सकते हैं कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश पे आना चाहिए और समद्विभाजित मतलब बराबर आना चाहिए। तो देख सकते हैं अभी हमने ये दोनों कोणों को बराबर भी कर दिए, मतलब समद्विभाजित भी हो रहे हैं, और 90 अंश में भी विभाजित हो रहे हैं, मतलब कि ये दोनों समकोण पे समद्विभाजित हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पे आपको त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, ये पहले से ही सर्वांग सम होगा, क्योंकि जब ये बड़े त्रिभुज सर्वांग सम है तो छोटे वाले त्रिभुज वैसे ही सर्वांग सम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे हल कर चुके हैं। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम आगे के और 4 क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है, 12 क्वेश्चन है इसमें। तो अभी इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर यानी कि 4 क्वेश्चन ही हल करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।